उमर अब्दुल्ला जी की जो इस बार की शपथ है वो बहुत खास है। क्यों खास है? क्योंकि 370 हटने के बाद अब्दुल्ला जी को भारत के संविधान की शपथ लेनी पड़ी। क्योंकि जब ये 2009 में सीएम बने थे तब इन्होंने जम्मू कश्मीर की शपथ खाई थी, मतलब जम्मू कश्मीर के संविधान की शपथ खाई थी। लेकिन अब 2019 के बाद 370 हट गया। ऐसे में अब आपने संविधान को मानते हुए 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में भारत के संविधान की कसम खाई। और उमर अब्दुल्ला जी ने सीएम पद की शपथ खाते ही अपनी कैबिनेट में अनाउंसमेंट कर दी। अपने सीएम पद पर बैठते ही कैबिनेट की भी अनाउंसमेंट की। उसमें एक डिप्टी सीएम और 4 मंत्री बनाए। डिप्टी सीएम एक हिंदू को बनाया, इसका नाम सुरेंद्र चौधरी है, जिससे कि रिलीजन का जो समीकरण है वो संभालने का प्रयास किया। कुल मिलाकर कैबिनेट में 5 लोगों को शामिल किया गया, जिनमें से 2 हिंदू शामिल किए गए। इसे देखकर लोगों को यही लगा कि ये जो अब्दुल्ला सर हैं, हमारे अब्दुल्ला साहब हैं, ये हिंदू मुस्लिम समीकरणों को संभालने का प्रयास कर रहे हैं। आश्चर्य की बात ये रही कि इसमें कोई कांग्रेसी शामिल नहीं था। जो कांग्रेस चुनाव में गठबंधन के साथ आकर साथ में चुनाव लड़ती है, साथ में सीटों का बंटवारा करती है, वो कांग्रेस यहाँ पर इनकी कैबिनेट में दिखाई नहीं दी। हालांकि इनके शपथ ग्रहण में राहुल गांधी जी दर्शक दीर्घा में दूर बैठे दिखाई दिए। मेन पॉइंट ये आता है कि जो इंजीनियर राशिद हैं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला को हराया था, उनका बयान वायरल हो गया। उन्होंने कहा कि ये सब जो है वो पूरी तरीके से फिक्स था। अब क्या फिक्स था, कैसे फिक्स था और किस बात के लिए उन्होंने ये बोला कि ये सब फिक्स था, ये बयान जो वायरल हो रहा है, इसके बारे में देखते हैं कि कितना मायने रखता है। जो उमर अब्दुल्ला सीएम पद की शपथ ले रहे थे, वो लोकसभा चुनाव जो मई 2024 में ही हुए, उसमें इंजीनियर राशिद ने उन्हें बहुत तगड़े से हराया था। तो ऐसे में इनका कहना है कि तुम जीते नहीं जिताए गए हो। इंजीनियर राशिद जी कहते हैं कि तुम जीते नहीं जिताए गए हो, तुम्हें बीजेपी ने बैक डोर से जिताया है। और यही कारण तो है जो तुम वही सब बोल रहे हो जो बीजेपी बोल रही है। और हाँ, उमर अब्दुल्ला जी का भी वो बयान बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हैं 370 वाला मुद्दा तो मैनिफेस्टो में था, उसको वापस लाने की उम्मीद इस सरकार से करना बेवकूफ़ी होगी। उमर अब्दुल्ला के ये ऐसे बयान और बदले हुए शोर संभवतः कांग्रेस को भी नाराज़ कर गए। यही कारण है कि कांग्रेस ने अपने किसी भी सदस्य को इनकी कैबिनेट में नहीं बिठाया। इतनी हंसी की बात है कि सोचो, जिस आदमी ने 370 वाले मुद्दे पर ही पूरा चुनाव लड़ डाला हो, वो आखिरी में जीतने के बाद ये कहता है कि ये मुद्दा इस सरकार के सामने रखना बेवकूफ़ी हो। खैर, इन सारे समीकरणों पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे, विस्तार में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कितनी सच्चाई है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा करते रहते हैं। तो अब शुरू करते हैं, 370 की चर्चा करते हैं। 2009 की याद करिए, जब 370 हुआ करता था। उस समय जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान हुआ करता था, वहाँ की एक अलग नागरिकता हुआ करती थी। वहाँ के मुख्यमंत्री संविधान की शपथ न खाकर जम्मू कश्मीर के संविधान की शपथ खाते थे। ऐसे में वक्त बदला, जज्बात बदले। मनोज सिन्हा जो कि उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के, वो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला जी को शपथ दिला रहे हैं। और इस शपथ में उमर अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, वो भारत के संविधान की शपथ खा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि 370 हटने के बाद क्या बदला। आप खुद ही देख लीजिए, अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर जाकर देख लीजिए, शपथ ग्रहण समारोह देख लीजिए इस बार का कि क्या बदला। तब होता था कि जम्मू कश्मीर का जो मुख्यमंत्री होता था वो बोलता था कि मैं जम्मू कश्मीर के संविधान की शपथ लेता हूँ। आज बोल रहे हैं कि मैं भारत के संविधान की शपथ लेता हूँ। खैर, यहाँ तक की स्थितियाँ पहुँची कैसे? जब सुप्रीम कोर्ट ने 370 हटना जायज़ ठहराया, संवैधानिक ठहराया और जम्मू कश्मीर में दोबारा चुनाव करने का आदेश दिया। चुनाव हुए, सरकार बनी। सरकार बनने पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बधाई दी उमर जी को। उमर जी ने भी उसका उत्तर दिया, मतलब रिट्वीट किया। ये सारी चीज़ें निकल कर आई। 370 जब हटा, स्पेशल स्टेटस जब हटा, तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। जम्मू कश्मीर जो भारत का राज्य हुआ करता था, 2019 के बाद
यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। यूनियन टेरिटरी बदलते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे 2 यूनियन टेरिटरी बना दिए गए। 370 जब हुआ करता था तो वहाँ की स्टेट असेंबली खुद के कानून बनाती थी, अपनी एक अलग नागरिकता रखती थी। प्रॉपर्टी पर भी इनका खुद का अधिकार हुआ करता था, यहाँ तक कि वहाँ की महिलाएं अगर बाहर जाकर शादी करती थी तो उनकी नागरिकता ये छीन लेते थे। ये तमाम चीज़ें बदल गई जब 370 हट गया। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने अपनी मैनिफेस्टो में शामिल किया था कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे और 370 को हटाएंगे। मैनिफेस्टो में किए गए वादे को पूरा किया गया और 370 को हटाया गया। इसको हटाने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने संसद को एक स्पेशल पावर दिया और कहा कि ये संविधान सभा की जो पावर है वो अपने पास रखो, जिसकी मदद से दोनों सदनों के माध्यम से 370 को हटा दिया। इसकी वैधानिकता को चुनौती देने के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले ही, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने से पहले ही देश की कुछ पार्टियां जो हैं वो इसके पक्ष और विपक्ष में आ गई। 370 के पक्ष में जहां बीजेपी खड़ी थी क्योंकि वही हटा रही थी, साथ में बीएसपी मतलब बहुजन समाज पार्टी वो भी सरकार के समर्थन में आ गई। और सबसे चौंकाने वाली बात ये हो गई कि आम आदमी पार्टी वो भी समर्थन में आ गई। वहीं वाईएसआर भी समर्थन में आई, बीजू जनता दल ये भी समर्थन में आई। इसी प्रकार टीडीपी, एआईएडीएमके और शिवसेना जैसी भी पार्टियां समर्थन में आई। वहीं कौन सी वो पार्टियां थी जो समर्थन के विपक्ष में थी, मतलब कि विपक्ष में थी कि हम 370 जो हटा वो गलत हटा। उसमें सबसे नंबर 1 पर थी कांग्रेस। इसने इसे ब्लैक डे भी घोषित कर दिया और कहा कि ये सब चुनाव की राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति है। कांग्रेस के साथ ही एक और पार्टी खड़ी थी, वो थी पीडीपी, जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है, जो कि इसे पूरी तरीके से गलत बता रही थी। और इनके साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसके नेता उमर अब्दुल्ला हैं, वो भी इनके साथ में विपक्ष में खड़े हुए थे और इन्होंने कहा था कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। ये तीन ही पार्टियां थी जो 370 हटाए जाने के विरुद्ध खड़ी थी। मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये सब 370 जो हटाना ये जायज़ ठहराया, संवैधानिक ठहराया, कानूनन ठहराया कि सब कुछ कानून के तहत हुआ है, कुछ भी गलत नहीं हुआ है। और 1 अक्टूबर को चुनाव कराने का आदेश दे दिया। 1 अक्टूबर को चुनाव हुए, 10 तारीख को रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट में उमर अब्दुल्ला की पार्टी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो जीती। चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ी। सीटों का बंटवारा हुआ कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों पर चुनाव लड़ी, वहीं कांग्रेस 32 सीटों पर चुनाव लड़ी और बाकी सीटें फ्रेंडली तरीके से छोड़ दी। चुनाव हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों में मेजॉरिटी सीटें लेकर आई, लेकिन वहीं कांग्रेस को बड़ा बुरा नुकसान हुआ। ऐसे में कहा जाता है कि इन दोनों के बीच गतिरोध बढ़ गया, लेकिन फिर भी साथ आई, सरकार साथ में बनाया, लेकिन कोई मंत्री पद नहीं लिया। खैर, इसी बीच उमर अब्दुल्ला और जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं, इनके बीच की एक बात सामने आई है कि हम दोनों के बीच किसी प्रकार का कोई टकराव नहीं होगा। कि 2019 से 2024 तक जो उमर अब्दुल्ला को फूटी आंख नहीं भाते थे, वो ऐसी बात कह रहे हैं कि हमारे बीच अब किसी प्रकार की कोई टकराव नहीं होगी, मिलकर काम करने के लिए तैयार है। 370 जब हटा तब वहाँ राष्ट्रपति शासन लग गया। जब राष्ट्रपति शासन लग गया तो उपराज्यपाल जो मनोज सिन्हा हैं वही शासन कर रहे थे, मतलब वही सरकार चला रहे थे। ऐसे में जो उमर अब्दुल्ला सीएम अब बने तो मनोज सिन्हा जी से भी राय ली गई कि आपका इस बारे में क्या कहना है। तो मनोज सिन्हा जी का जो बयान है आप भी सुनिए और ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा कि मेरा संदेश यही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने मैंडेट दिया है, चुने हुए प्रतिनिधियों को चाहिए कि लोगों से किए गए वादे पूरे करें ताकि जम्मू कश्मीर में शांति, समृद्धि और विकास सुनिश्चित किया जा सके। और मेरी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा
और मेरी तरफ से किसी भी प्रकार का कोई टकराव नहीं रहेगा, पूरा सहयोग रहेगा। उमर अब्दुल्ला ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में भी कहा कि वो इस बात पर कायम हैं कि उपराज्यपाल और केंद्र सरकार के बीच किसी भी प्रकार का टकराव नहीं रहेगा। टकराव से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने उन्हें चुना है, उनको जिम्मेदारी दी है, उसको निभाएं। और मनोज सिन्हा जी भी कुछ ऐसी ही बातें बोल रहे हैं। ऐसे में सबको लग गया कि उमर अब्दुल्ला और मनोज सिन्हा, इन दोनों के सुर एक जैसे लग रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि जो इंजीनियर राशिद बोल रहे हैं वो बात सच है, कि कहीं न कहीं इनको किसी तीसरे ने बैक डोर से सपोर्ट किया है। तो नोटिसेबल पॉइंट तब होता है कि जब इंजीनियर राशिद ने लोकसभा चुनाव में इनको करारी हार दी थी, वही हार फिर से ना इनको देखनी पड़ जाए, इसके लिए किसी ने आकर इनको समझाया और कहा कि भैया तुम बहुत दिन से सरकार से दूर हो, अगर आप चाहते हो कि सरकार में बने रहो या आप चाहते हो कि सरकार से दूर रहो, आप चाहते हो कि सरकार में बने रहें या आप चाहते हैं कि सरकार से दूर रहें, तब जाकर इनको हो सकता है कि इनको समझ में आया होगा कि हाँ कम से कम सरकार में ही आ जाएं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये सामने आई कि जिस आदमी ने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि हम 370 वापस लाएंगे, चुनाव जीतते ही सारा मामला ही पलट गया और वो कहने लगे कि हम 370 वापस लाने की उम्मीद इस सरकार से नहीं कर सकते, क्योंकि जिस सरकार ने 370 को हटाया था, हम उसी से ये उम्मीद करें कि वो 370 वापस ले आएगी, ये मूर्खतापूर्ण होगा। ऐसे में ये बोलते हैं कि हाँ हम इनसे पूर्ण राज का दर्जा मांगेंगे, जो कि बीजेपी पहले भी बोल चुकी है, अब भी बोल रही है। तो ये सब देखने से ऐसा लगता है कि ये सब पहले से फिक्स था। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।